दोस्तों, आज की कहानी है कन्या भ्रूण अपराध है। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। आज आशी जब अपनी जुड़वा बेटी को स्कूल बस में छोड़ने आई तो रोज की तरह नहीं खिलखिला रही थी। मैं उसकी चुप्पी तोड़कर समझ गई कि जरूर कोई बात है। आशी मेरे सबसे प्यारी सहेली है, जिसकी 2 जुड़वा बेटियां मेरी बेटी प्रीसी के स्कूल में साथ साथ पढ़ती हैं। मैं आशी को 3 सालों से जानती हूँ। मार्च 21 वर्ष की उम्र में उसका अमीर परिवार में विवाह हो गया था और फिर एक ही साल में 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो गई। रोज बच्चों को बस में बैठाकर हम दोनों सुबह की सैर को निकल जाती। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अपने मन की बातों का आदान प्रदान भी हो जाता, किंतु उसके चेहरे पर आज उदासी देखकर मेरा मन ना माना तो मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है आशी, आज इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं ऋचा, घर में सभी तीसरा बच्चा चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो दोनों बेटियों को संभाल पाती हूँ। तीसरे बच्चे को कैसे संभालूंगी? यदि एक बच्चा और हो गया तो मैं तो मशीन बनकर रह जाऊंगी। तो यह बात है। मैंने कहा, तुम्हारे पति निखिल क्या कहते हैं? निखिल को नहीं, उनकी माँ को चाहिए बच्चा। उनका कहना है कि इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस मिल जाता तो अच्छा रहता। असल में उन्हें एक पोता चाहिए, पर क्या गारंटी है कि इस बार पोता ही होगा? यदि पोती हुई तो क्या वारिस पैदा करने के लिए चौथा बच्चा भी पैदा करोगी? वही तो, पर निखिल की माँ को कौन समझाए? फिर वही नहीं, मेरे अपने माता पिता भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि बेटियां तो विवाह कर पराए घर चली जाएंगी, वंश वृद्धि तो बेटे से ही होती है। तुम्हारे पति निखिल क्या कहते हैं? वैसे तो निखिल बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं समझते, किंतु उनका भी कहना है कि पहली बार में ही जुड़वा बेटियां हो गई, वरना क्या हम दूसरी बार कोशिश ना करते? एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। सबको वंश वृद्धि के लिए लड़का चाहिए बस। मेरे शरीर मेरी इच्छाओं के बारे में तो कोई नहीं सोचता, और ना ही मेरे स्वास्थ्य के बारे में, जैसे मैं कोई औरत नहीं, वंश वृद्धि की मशीन हूँ। बच्चे पहले से हैं और बेटे की चाह में तीसरे को लाना कहाँ तक उचित है? मैं सोचती थी कि जमाना बदल गया है, लेकिन आशी की बात सुनकर लगा कि हमारा समाज आज भी पुरातन विचारों से जकड़ा हुआ है। आशी मन से तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी, ना बेटा ना बेटी। अब आशी अक्सर अनमनी सी रहती। मैं भी सोचती कि रोज रोज पूछना ठीक नहीं, यदि उसकी इच्छा होगी तो खुद बताएगी। हमारा बच्चों को बस में बैठाकर सुबह की सैर का सिलसिला जारी था। एक दिन आशी ने बताया, ऋचा मैं गर्भवती हूँ, अब शायद रोज सुबह की सैर के लिए ना जा सकूँ। उसकी बात सुन मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह शायद निखिल की बातों में आ गई, या क्या मालूम निखिल ने इसे मजबूर किया हो। फिर भी पूछ ही लिया, तो अब तुम्हें भी वारिस चाहिए? नहीं, पर यदि मैं निखिल की बात ना मानूं तो वह मुझे ताने देने लगेंगे, इसलिए सोचा कि एक चांस और ले लेती हूँ। देखते देखते 3 माह बीत गए। फिर एक दिन अचानक आशी मेरे घर आई। उसे अचानक आया देख मुझे लगा कि कुछ बात जरूर है, अतः मैंने पूछा, सब ठीक तो है? कोई खास वजह आने की? तबीयत कैसी है तुम्हारी आशी? आशी कहने लगी, कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऋचा। निखिल की मम्मी को किसी ने बताया है कि आजकल अल्ट्रासाउंड द्वारा गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाता है। लड़की होने पर गर्भपात भी करवा सकते हैं। अब मुझे मेरी सास के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। 2 दिन से मेरे व निखिल के पीछे बच्चे के लिंग की जांच कराने के लिए पड़ी है। यह तो गंभीर स्थिति है। तुम सास की बातों में मत आ जाना। निखिल को समझा दो कि तुम अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाना चाहती। 15 दिन और बीत गए। आशी की सास रोज घर में आशी के बच्चे का लिंग परीक्षण करवाने के लिए कहती।
निखिल की बहन भी फोन कर निखिल को समझाती कि आजकल तो उनकी जात बिरादरी में सभी गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लेते हैं, ताकि यदि गर्भ में कन्या हो तो छुटकारा पा लिया जाए। पहले तो निखिल को ये सब बातें तकियानुसी लगी, पर फिर धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि यदि सभी ऐसा करवाते हैं तो इसमें बुराई भी क्या है। उस दिन आसी अचानक फिर से मेरे घर आई। इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, कैसा महसूस करती हो अब? मॉर्निंग सिकनेस ठीक हुआ या नहीं? अब तो 4 महीने हो गए ना। ऋचा क्या बताऊं, आजकल ना जाने निखिल को भी क्या हो गया है, कुछ सुनते ही नहीं मेरी। इस बार जब चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर से बोले कि देख लीजिए आप, पहले ही हमारी 2 बेटियां हैं, इस बार हम बेटी नहीं चाहते। ऋचा मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तक तो बच्चे में धड़कन भी शुरू हो गई है। यदि निखिल ना समझे और फिर से लड़की हुई तो कहीं मुझे गर्भपात ना करवाना पड़े। वह रोते रोते कह रही थी, नहीं ऋचा, यह तो हत्या है, अपराध है। यह बच्चा गर्भ में है तो किसी को नजर नहीं आ रहा है। पैदा होने के बाद तो क्या पता मेरी दोनों बेटियों जैसे हो और उन जैसे ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। उसमें भी जान तो है, उसे भी जीने का हक है। हमें क्या हक है अनजन्मी बेटी की जान लेने का? यह तो जघन्य अपराध है और कानून भी यह गलत है। यदि पता लग जाए तो इसकी तो सजा भी है। लिंग परीक्षण कर गर्भपात कराने वाले डॉक्टर भी सजा के हकदार हैं। आसी बोले जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहे जा रही थी। मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अतः मैंने कहा, देखो आसी, तुम्हें यह समय हंसी खुशी गुजारना चाहिए, मगर तुम रोज दुखी रहती हो, इसका पैदा होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ता है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, यदि निखिल तुम्हारी बात समझ जाए तो शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। तुम्हें उसे यह समझाना होगा कि यह उसका भी बच्चा है, इसमें उसका भी अंश है। एक मूवी है साइलेंट स्क्रीम, जिसमें पूरी गर्भपात की प्रक्रिया दिखाई गई है। तुम आज ही निखिल को वह मूवी दिखाओ, शायद उसे देखकर उसका मन पिघल जाए। उसमें सब दिखाया गया कि कैसा अनजन्मे भ्रूण को सक्शन से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उससे पहले जब डॉक्टर अपने औजार उसके पास लाता है तो वह कैसा तड़पता है, छटपटाता है और बार बार मुंह खोल कर रोता है, जिसकी हम आवाज़ तो नहीं सुन सकते तो देख तो सकते हैं। किंतु यदि उसके अपने माता पिता ही उसकी हत्या करने पर उतारू हो तो वह किसे पुकारे? जब उसका शरीर मांस के लथड़ों के रूप में बाहर आता है तो बेचारे का अंत हो जाता है। उसका सिर क्योंकि हड्डियों का बना होता है, इसलिए वह सक्शन द्वारा बाहर नहीं आ पाता, तो किसी औजार से दबाकर उसे चूर चूर कर दिया जाता है। उस अजन्मे भ्रूण का वहीं खात्मा हो जाता है। बेचारे की अपनी माँ की कोख ही उसकी कब्र हो जाती है। कितना दर्दनाक है। यदि वह भ्रूण कुछ माह और अपनी माँ के गर्भ में रह ले तो एक मासूम खिलखिलाता हुआ बच्चा बन जाता है। फिर शायद सभी उसे बड़े प्यार व दुलार से गोद में उठाए फिरे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद निखिल इस मूवी को देख ले तो फिर शायद अपनी माँ की बात ना माने। ठीक है, कोशिश करती हूँ, कहा आसी थोड़ी देर बैठ घर चली गई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि एक औरत पुरुष के सामने इतना विवश क्यों हो जाती है कि अपने बच्चे को जन्म देने में भी उसे अपने पति की स्वीकृति लेनी होती है। खैर, आसी ने रात को अपने पति निखिल को साइलेंट स्क्रीम मूवी दिखाई। मैं बहुत उत्सुक थी कि अगले दिन आसी क्या खबर लाती है। अगले दिन जब आसी बेटियों को स्कूल बस में बैठाने आई तो
कुछ चाहक सी रही थी जो अच्छा संकेत था। फिर भी मेरा मन ना मानता तो मैं उसे सैर के लिए ले गई और फिर एकांत मिलते ही पूछ लिया, क्या हुआ आसी? निखिल तुम्हारी बात मान गए? तुमने मूवी दिखाई उन्हें? वह कहने लगी, हाँ ऋचा, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए कितना सोचा। जब रात को मैंने निखिल को साइलेंट स्क्रीम यूट्यूब पर दिखाई तो वह मुझे देख स्वयं भी रोने लगे, और जब मैंने बताया कि देखिए बच्चा कैसे तड़प रहा है तो फूट फूट कर रोने लगे। फिर मैंने कहा कि यदि हमारे बच्चों का लिंग परीक्षण कर गर्भपात करवाया तो उसका भी यही हाल होगा। हम निखिल ने वादा किया है कि वह ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा काश आसी जो कह रही है वैसा ही हो। किंतु जैसे ही निखिल ने माँ को अपना फैसला सुनाया कि चाहे बेटा हो या बेटी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने बच्चे का लिंग परीक्षण नहीं करवाएगा, तो उसकी माँ बिफर पड़ी। कहने लगी कि क्या तूने भी आशी से पट्टी पढ़ ली है? माँ, यह मेरा फैसला है और मैं इसे हरगिज नहीं बदलूंगा। निखिल बोला। अब तो निखिल की माँ आशी को रोज ताने मारती, निखिल का भी जीना हराम कर दिया था। निखिल ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह आशी को ताने ना दे, वह गर्भवती है, इस बात का ध्यान रखे। आशी तो अपने माता पिता के घर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे भी तो यही चाहते थे कि बस आशी को एक बेटा हो जाए। निखिल माँ को समझाता, माँ, ये सब समाज के लोगों के बनाए नियम है कि बेटा वंश बढ़ाता है, बेटियां नहीं। इनके चलते ही लोग बेटियों की कोख में ही हत्या कर देते हैं। माँ, यह घोर अपराध है। तुम्हारी और दीदी की बातों में आकर मैं यह अपराध करने जा रहा था, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। निखिल की बातें सुनकर एक बार को तो उसकी माँ को झटका सा लगा, पर पोते की चाह मन से निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन जब निखिल दफ्तर गया तो उसकी माँ आशी को कोसने लगी, मेरा बेटा कल तक मेरी सारी बातें मानता था, अब तुमने ना जाने क्या पट्टी पढ़ा दिया कि मेरी सुनता ही नहीं। अब घर में ये कलह बढ़ती ही जा रही थी। आज आशी और निखिल दोनों ही माँ से परेशान होकर मेरे घर आए। मैंने जब उनकी सारी बातें सुन ली तो कहा, एक समस्या सुलझती नहीं कि दूसरी आ जाती है, पर समाधान तो हर समस्या का होता है। अब माँ का क्या करे? रोज घर में कलेश होगा तो आशी के होने वाले बच्चे पर भी तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। निखिल बोला, माँ, क्या आप आशी की डिलीवरी नहीं करवा सकती? बच्चा होने तक आशी तुम्हारे पास रह ले तो ठीक रहेगा। माँ कहने लगी, बेटी, इससे तो नेक कोई काम हो ही नहीं सकता। यह तो सबसे बड़ा मानवता का काम है। मेरे लिए तो जैसे तुम वैसे ही आशी, पर क्या उसके पति मानेंगे? पूछती हूँ माँ, कह मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने निखिल के सामने सारी स्थिति रख दी कि वह आशी को मेरी माँ के घर छोड़ दे। मेरी बात सुनकर निखिल को हिचकिचाहट हुई। तब मैंने कहा, निखिल, आप भी तो, मेरे पति जब यहाँ नहीं होते हैं तो हर संभव मदद करते हैं, क्या मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे? मेरी बात सुनकर निखिल मुस्कुरा दिया, बोला, जैसा आप ठीक समझें। फिर क्या था? निखिल आशी की ज़रूरत का सारा सामान पैक कर आशी को मेरी माँ के पास छोड़ गया। वक्त बीता, 9 माह पूरे हुए। आशी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसकी शक्ल हूबहू आशी की सास व पति से मिलती थी। उसके पति निखिल ने जब अपनी बेटी को देखा तो फूला ना समाया। वह आशी को अपने घर चलने को कहने लगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तब ले जाना, ताकि आशी स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इधर आशी की माँ निखिल से रोज पूछती, निखिल बेटा, आशी को क्या हुआ, बेटा या बेटी? माँ, बेटी हुई है, पर जाने दो माँ,
तुम्हें तो पोता चाहिए था ना। माँ जब पूछती कि किस जैसी है बेटी, तेरी जैसी या आसी जैसी, तो वह कहता कि माँ क्या फर्क पड़ता है तो लड़की ही ना। अब आसी की सास से रहा नहीं जा रहा था, अतः एक दिन बोली, आसी को कब लाएगा? माँ भी बच्ची छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाने दो फिर लाऊंगा। यहाँ 3 बच्चों को अकेली कैसे पालेगी? यह सुन आसी की सास कहने लगी, और कितना सताएगा निखिल, क्या तेरी बच्ची पर हमारा कोई हक नहीं? माना कि मैं पोता चाहती थी, पर यह बच्ची भी तो हमारी ही है, हम इसे फेंक तो ना देंगे। अब तू मुझे आसी और मेरी पोती से कब मिलवाएगा यह बता। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले संडे को माँ। अगले रविवार ही निखिल अपनी माँ आसी से मिलवाने ले गया। निखिल की माँ आसी की बच्ची को देखने को बहुत उत्सुक थी। उसे देखते ही लगी शक्ल मिलाने, बोली, अरे इसकी नाक तो बिल्कुल आसी जैसी है, और चेहरा निखिल तुम्हारे जैसा, रंग तो देखो कितना निखारा हुआ है। वह अपनी पोती की नाजुक उंगलियों को छूकर देख रही थी और उसके चेहरे को निहारे जा रही थी। तभी आसी ने कहा, माँ अभी तो यह सोई है, जागेगी तब देखिएगा, आंखें बिल्कुल आपके जैसी है, नीली नीली। आपकी पोती बिल्कुल आप पर गई है माँ। यह सुन आसी की सास खुश हो उठी और फिर मेरी माँ को धन्यवाद देते हुए बोली, आपने बहुत नेक काम किया है बहन जी, जो आसी की इतनी संभाल की। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। अब आप इजाज़त दे तो मैं आसी को अपने साथ ले जाऊं। आप ही की बेटी है, बेशक ले जाएं, बस इसका सामान समेट देती हूँ। अरे आप परेशान न हो, सामान तो निखिल समेट लेगा और अगले रविवार को वह आसी को ले जाएगा। अभी जल्दबाजी ना करें, तब तक मैं आसी के स्वागत की तैयारियां भी कर लेती हूँ। अगले रविवार को निखिल आसी व उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ गया। उसकी माँ ने घर को ऐसे सजाया था मानो दिवाली हो। आसी का कमरा खूब सारे खिलौने से सजा था। आसी की सास उसकी बेटी के लिए ढेर सारे कपड़े लाई थी। जब आसी घर पहुंची तो निखिल की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने झट से अपनी पोती को गोद में लेकर कहा, आसी मुझे माफ़ कर दो, मैं अज्ञान थी, या यूँ कहो कि पोते की चाह में अंधी हो गई थी और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। लेकिन बहू, तुम बहुत समझदार हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे वह हमारे पूरे घर को एक घोर अपराध करने से बचा लिया। अब सारा घर खुशियों से भर गया है। फिर वह अपनी बेटी व अन्य रिश्तेदारों को समझाने लगी कि कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, उन्हें भी बेटे बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटियां भी वंश बढ़ा सकती है, जमीन जायदाद संभाल सकती हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ हमें अपना नज़रिया बदलने की।